हेलो स्टूडेंट। केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान में आपका नेक्स्ट टॉपिक आपका है उर्वरक, सीमेंट, कांच एवं रेसे, फाइबर जिसे कहा जाता है। तो आज के वीडियो में हम लोग तीनों चैप्टर पूरे एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो हम लोग बिना देरी किए हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक कठोर पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। सबको पता होगा, सबने सीमेंट तो देखा ही होगा कि जब उसमें पानी मिला दिया जाता है तो ये कठोर पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, जो कि इंग्लैंड में पाए जाने वाले पोर्टलैंड पत्थरों के समान कठोर होता है। इसीलिए सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट भी कहा जाता है। नॉर्मली तो हम इसे सीमेंट कह देते हैं, पर इसे पोर्टलैंड सीमेंट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कई प्रकार के सीमेंट आते हैं ना। व्हाइट सीमेंट आता है सफेद रंग का, ये जो हम सीमेंट वाला देखते हैं जो ब्लैक कलर का होता है, ग्रेश ब्लैक कलर का, वो पोर्टलैंड सीमेंट होता है। क्यों? क्योंकि उसकी कठोरता होती है ना, वो इंग्लैंड में पोर्टलैंड पत्थरों के समान कठोर होता है। इसीलिए से सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट कहा जाता है। जो सीमेंट होता है ना, इसका कंपोजिशन देख लेते हैं, औसत संगठन देख लेते हैं कि सीमेंट में क्या क्या मिला होता है। ये एवरेज है। उस सीमेंट में इसका कुछ प्रतिशत ज्यादा या कम हो सकता है। जैसे कि अगर परीक्षा में पूछा जाएगा तो 50 से 60% लिखेगा, 55 से 63 भी लिखा हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा कि 5 से 10% हो जाए। तो इसीलिए ध्यान रखना, ये एग्जैक्ट नहीं है, एवरेज है। परीक्षा में जब भी प्रश्न आएगा तो इसके आसपास +5 या +5 या -5 इसके आसपास ही होगा। तो सबसे ज्यादा सीमेंट में क्या मिला होता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम चूना कहते हैं। तो सबसे ज्यादा सीमेंट में चूना मिला होता है। 50 से 60%, यानी कि आधे से ज्यादा लगभग क्या मिला होगा? चूना मिला होगा। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा सीमेंट में क्या मिला होता है? कैल्शियम ऑक्साइड मिला होता है। दूसरे नंबर पर सिलिका सिलिका मिली होती है 20 से 25%। एल्यूमिना तीसरे नंबर पर 5 से 10%। उसके बाद जिप्सम 2 से 5%। फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड 2 से 3%। और फिर फेरिक ऑक्साइड 1 से 2%। याद रखिएगा, ज्यादातर जब प्रश्न पूछा जाएगा ना, ये तो पूछा जाता है कि सीमेंट में क्या क्या मिला होता है, तो उसके लिए तो आपको याद रखना ही पड़ेगा कि क्या क्या इसमें मिला होता है। और ये भी पूछा जाता है कि कैल्शियम ऑक्साइड कितना मिला होता है, सिलिका कितनी मिली होती है। टॉप 3 पूछ लेते हैं कि ये कितने प्रतिशत है। बाकी इनका जो भी सीमेंट का अपघटन है, संगठन है, ये सब पूछा जाएगा कि सिलिका, एल्यूमिना, जिप्सम क्या क्या मिला होता है निम्नलिखित में से सीमेंट में, तो आपको याद रखना पड़ेगा। अब आगे है कि भारत में सीमेंट का उत्पादन सर्वप्रथम 1904 ईस्वी में चेन्नई में हुआ था। सबसे पहले भारत में सीमेंट का उत्पादन कहां पर हुआ था? तो चेन्नई में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1904 ईस्वी में हुआ था। तो सीमेंट में चूने की मात्रा अधिक रहने पर जमते समय उसमें दरार आ जाती है। तो एक सीमा होती है, जैसे चूना 50 से 60% सीमेंट में मिला होता है, लेकिन अगर हम सीमेंट में चूने की मात्रा बढ़ा देंगे ना, तो क्या होगा? तो उसमें जमते समय दरार आ जाएगी, दरार पड़ जाएगी दीवार में। जब भी प्लास्टर वगैरह होगा तो दरार पड़ जाएगी, क्योंकि उसमें चूने की मात्रा अधिक है। और सीमेंट में जो जिप्सम होता है ना, इसका काम क्या होता है कि जमाव दर को धीमा करना। तो जब भी मिस्त्री सीमेंट और रेत मिलाकर, उसको हम कहते हैं ना मसाला बना रहे हैं, मसाला बनाते हैं, उसमें पानी डालते हैं, बीच में मिक्स कर देते हैं, तो तुरंत वो जम नहीं जाता। अगर वो तुरंत जम जाए फिर तो सीमेंट खराब हो जाए। तो इसीलिए उसमें जिप्सम मिलाया जाता है, ताकि उसकी जमाव दर को धीमा किया जा सके, ताकि तुरंत ना जम जाए सीमेंट, उसमें उसकी जो जमाव दर है वो धीमी हो जाए। तो जमाव दर को धीमा कौन करता है? जिप्सम। उसके बाद है कि सीमेंट को शीघ्र जमाने के लिए एल्यूमिना का प्रयोग किया जाता है, कि अगर इसमें जो एल्यूमिना होती है, अगर वो ना हो तो जल्दी वो जमे ही ना, ऐसे पड़ा रह जाए। भाई जमना भी तो चाहिए ना, ये तो है नहीं, शीघ्र भी ना जमे और जम भी जाए। इसलिए शीघ्र जमाने के लिए एल्यूमिना और एल्यूमिना कम मिलाई जाती है। और जिप्सम क्या होता है? जमाव दर को धीमा करता है। और एग्जाम्पल, पुल बनाने में जहां पानी बह रहा हो, आप देखेंगे कि कई जो पुल बने होते हैं, जैसे नदी है, नदी के बीच में आप देखेंगे पुल का पिलर गया हुआ है, तो वहां पर पानी बह रहा है, तो उसको जल्दी जमाना है ना सीमेंट को, तो उसमें एल्यूमिना का प्रयोग ज्यादा किया जाएगा, ताकि वो जल्दी जम जाए। तो एल्यूमिना का प्रयोग से क्या होता है? सीमेंट जल्दी जमता है। तो सिलिका तथा चूना पत्थर सीमेंट के मुख्य अवयव होते हैं। एल्यूमिना सीमेंट को जल्दी जमा देता है। आयरन ऑक्साइड मजबूती प्रदान करता है। मैंगनीज दरार पड़ने से रोकता है। वही चूना ज्यादा हो जाए तो दरार पड़ती है। जिप्सम जल्दी सूखने से रोकता है। तो ये सीमेंट के बारे में जो भी परीक्षा में कोई भी परीक्षा पूछा जाता है, सब मैंने यहाँ पर लिख दिया, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। अब हम उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ते हैं, जिसे हम खाद कह देते हैं। उर्वरक तो साइंस में इसे उर्वरक कहते हैं, देसी भाषा में हम खाद कहते हैं, अंग्रेजी में फर्टिलाइजर कहते हैं। तो फसली पौधों के अच्छे विकास के लिए जरूरी पोषक तत्वों को जब कृत्रिम रूप से दिया जाता है, तो उसे उर्वरक कहा जाता है। एक तो पौधे जो हैं वो जल, मिट्टी और मतलब कि जल, मिट्टी और हवा से कुछ तत्व ले लेते हैं, लेकिन जो हम उन्हें कृत्रिम रूप से देते हैं तत्वों को, पोषक तत्वों को, उसी को उर्वरक कहा जाएगा। पौधों की अच्छी गुणवत्ता और निरंतर वृद्धि के लिए कुल 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कौन कौन से 16 पोषक तत्व हैं मैं बताता हूँ, बस आप एक बार सुन लीजिए। तो हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, मैग्नीज, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, कॉपर, बोरोन, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। इन 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है पौधों की वृद्धि के लिए। अगर ये कोई भी पोषक तत्व नहीं होगा तो पौधा या तो बीमार पड़ जाएगा या उसकी वृद्धि अच्छे से नहीं होगी। इन 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है पौधों के विकास के लिए। तो कुछ पोषक तत्व पौधे को क्या होते हैं? जल से, मिट्टी से मिल जाते हैं, लेकिन कुछ पोषक तत्वों को हम खाद के द्वारा प्रदान करते हैं तथा रासायनिक उर्वरकों के द्वारा, यानी कि ऑर्गेनिक और केमिकल फर्टिलाइजर के द्वारा करते हैं। तो यहीं से खाद कितने प्रकार के हो गए? एक तो ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक यानी कि जैविक, और दूसरा हो गया केमिकल फर्टिलाइजर, जिसे हम रासायनिक उर्वरक कहते हैं। तो जैविक उर्वरक कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कौन से होते हैं?
तो जैविक उर्वरकों का निर्माण मुख्यतः पशुओं एवं मानवों द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि गोबर, मलमूत्र, अपघटित जैव पदार्थों, सब्जी फसलों के अपशिष्ट आदि से किया जाता है। यानी कि जैसे आपको पता है, जैसे जो गोबर हो गया और पौधों के द्वारा जो उसके अपशिष्ट होते हैं, या जो केंचुओं के द्वारा वर्मी कंपोस्ट खाद होती है, ये सब क्या है, या कोई जो राख है, लकड़ी जलती है उसकी राख होती है, ये सब क्या है, ये जैविक यानी कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, ये रासायनिक फर्टिलाइजर नहीं है। और जैविक उर्वरकों से क्या होता है, हानिकारक रसायनों की इसमें अनुपस्थिति होती है, और ये पर्यावरण के लिए भी अच्छे होते हैं और पौधों के लिए भी अच्छे होते हैं, और पौधों से जो अनाज मिलता है वो भी हमारे लिए अच्छा होगा अगर हम जैविक उर्वरक का प्रयोग करेंगे, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का प्रयोग करेंगे। आजकल आप देखते हैं कि ज्यादातर लोगों में जो कैंसर देखने को मिलता है ना, उसका एक प्रमुख कारण ये भी है कि ज्यादातर रासायनिक खादों का उपयोग होता है। भले ही हम पौधों में वो रासायनिक खादें डाल रहे हैं, लेकिन जब पौधे जिनका हम रासायनिक खादें डाल रहे हैं उन्हीं से तो हम अनाज ले रहे हैं ना, और उसी अनाज को फिर मनुष्य खाता है, तो उसमें कैंसर जैसी जो घातक बीमारी देखने को मिलती है। इसीलिए जो जैविक उर्वरक है, हाँ, इसका जो प्रभाव है, जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, इसका प्रभाव थोड़ा कम होता है। जो रासायनिक उर्वरक होते हैं वो तुरंत ही पौधे पर प्रभाव डाल देते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तुरंत प्रभाव नहीं डालते, इस कारण जो प्रोडक्शन होती है वो कम होती है। रासायनिक उर्वरक में प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है, तो कहीं पर फायदा है तो कहीं पर नुकसान है। तो जैविक उर्वरक के बाद हम आगे देखते हैं अजैविक अथवा रासायनिक उर्वरक, यानी कि इनऑर्गेनिक कह देंगे, जैसे हम केमिकल फर्टिलाइजर कहेंगे, क्योंकि ये केमिकली तैयार होते हैं। तो अजैविक अथवा रासायनिक उर्वरक विभिन्न प्रकार के रासायनिक यौगिकों, खनिजों आदि के उपयोग से प्रयोगशालाओं में यानी कि लेबोरेटरी में व्यावसायिक स्तर पर निर्मित किए जाते हैं। रासायनिक उर्वरक जैविक उर्वरकों की अपेक्षा शीघ्रता से विघटित होकर पोषण प्रदान करते हैं, यानी कि जो ऑर्गेनिक खाद होती है ना, उसे जल्दी ये मिट्टी में डिसोल्व हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं और पौधों को पोषण प्रदान करते हैं। ये किसी एक अथवा एक से अधिक पोषक तत्वों में से समृद्ध होते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था ना कि 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो जो केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं इसमें एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की समृद्ध होते हैं। जैसे पौधे की जो आवश्यकता होती है उसी प्रकार से उसमें केमिकल फर्टिलाइजर डाला जाता है। इसीलिए मृदा एवं फसल की आवश्यकता के अनुसार इनका प्रयोग किया जाता है कि मिट्टी को क्या जरूरत है, पौधे को क्या जरूरत है, वही केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग किया जाएगा। जैसे कि अगर मिट्टी को नाइट्रोजन की जरूरत है तो नाइट्रोजन खाद डाली जाएगी, अगर उसमें पोटेशियम की जरूरत है तो पोटेशियम वाली डाली जाएगी, जो उसको जरूरत है वही केमिकली आर्टिफिशियली फर्टिलाइजर का उपयोग किया जाएगा। अब जैसे रासायनिक उर्वरकों के तीन जो मुख्य प्रकार हैं, एक तो नाइट्रोजन वाली है, एक पोटेशियम है, ये हम पढ़ लेते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है। जैसे नाइट्रोजनी उर्वरक यानी कि नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, इन उर्वरकों का मुख्य संगठक तत्व नाइट्रोजन है। जाहिर सी बात है, अगर ये नाइट्रोजनी उर्वरक है तो इसमें जो मुख्य संगठक तत्व है वो नाइट्रोजन होगा। इनमें नाइट्रेट, अमोनियम एवं अमोनियम नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। जो उर्वरक है ना, इसमें नाइट्रेट, अमोनियम और अमोनियम नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। नाइट्रोजनी उर्वरकों का निर्माण में अमोनिया एवं इनके अनेक यौगिकों का प्रयोग किया जाता है, जैसे अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, डाई अमोनियम फॉस्फेट या अमोनियम नाइट्रेट। इसके अतिरिक्त सोडियम नाइट्रेट, इन सब का उपयोग, मतलब ये जो इसका संगठक है ना, कंपोजिशन बताया गया है, और मुख्य रूप से इसमें क्या होगा, मुख्य रूप से इसमें नाइट्रोजन होगा। तो इसका पादपों में उपयोग क्या है, तो नाइट्रोजन उर्वरक का पादपों में उपयोग क्या है, तो नाइट्रोजन पादपों में जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म, अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड अर्थात प्रोटीन तथा न्यूक्लियक अम्ल यानी कि डीएनए आरएनए के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जो नाइट्रोजन खाद है पौधों के, लिखा नहीं पर ग्रीन प्लांट, पौधों को हरा भरा करने में इसका प्रमुख योगदान है, नहीं तो पौधा सूखकर पीला पड़ जाएगा। तो जो पौधे को हरा भरा करने में नाइट्रोजन उर्वरक का प्रमुख योगदान है, मतलब नाइट्रोजन की जरूरत है, अगर मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है तो नाइट्रोजन उर्वरक का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद है फॉस्फेटिक उर्वरक। जाहिर सी बात है, नाइट्रोजनी उर्वरक में क्या था, ज्यादा मुख्य तत्व नाइट्रोजन था, तो फॉस्फेटिक उर्वरक में क्या होगा, मुख्य तत्व इसका फॉस्फेट होगा। इन उर्वरकों का निर्माण सिंगल सुपर फास्फेट, डबल सुपर फास्फेट तथा ट्रिपल सुपर फास्फेट क्षारीय धातु मल के द्वारा किया जाता है, और आदि रसायनों से इसका उपयोग होता है। तो देखिए मुख्य इसका उपयोग क्या पौधों में, तो फास्फोरस पादपों की जड़, उसकी जो रूट है तथा तने, बीज एवं फूलों के विकास तथा फसलों की परिपक्वता को यानी उनको मैच्योर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, फास्फोरस क्या करता है, प्रोड्यूस हेल्दी रूट एंड ब्लूम्स, यानी कि जो इसकी जड़ें हैं, रूट्स हैं, इनका विकास करता है। अगर जड़ें जितनी गहरी होंगी पौधे का विकास भी उतना होगा ना। जड़ें क्या करती हैं, अगर जड़ें हेल्दी नहीं होंगी तो जो हम पानी देते हैं या जो मिट्टी से जो भी उर्वरक है, मतलब मिट्टी से जो भी पोषक तत्व हैं, वो जड़ें तो पहुंचाती हैं ऊपर तक। अगर जड़ें ही कमजोर हैं या जड़ें ही पोषक तत्वों को ले नहीं पा रही मिट्टी से, तो पौधा वैसे सूख जाएगा। तो जड़ों का विकास करती हैं और उनके जो फूलों का विकास करती हैं, तनों का विकास करती हैं, क्या, फास्फोरस। तो अगर कमी है तो फास्फेटिक उर्वरक का उपयोग होगा। उसके बाद है पोटेशियम उर्वरक, पोटेशियम फर्टिलाइजर। तो पोटाश उन उर्वरकों का मुख्य संगठक तत्व है जिनमें पोटेशियम खनिजों का मिश्रण होता है। जाहिर सी बात है, जिसमें जो पोटेशियम खनिज होंगे वो मिले होंगे, उसी को पोटेशियम फर्टिलाइजर कहा जाएगा। जैसे पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम कार्बोनेट, ये पोटेशियम उर्वरक है प्रमुख। इसका उपयोग क्या होता है पादपों में, तो पोटेशियम पत्तियों में होने वाली जल हानि को नियंत्रित करता है, और इस प्रकार यह पादपों की सूखा सहन शक्तियों में वृद्धि करता है। इसके अतिरिक्त यह फलों के रंग एवं आकार के निर्धारण के लिए भी आवश्यक होता है। ये क्या कर रहा है, ये पादपों में किस लिए उपयोग हो रहा है, तो ये जल हानि, जो पत्तियों में जो पत्तियां हैं इनमें जल हानि को ये रोकता है, नियंत्रित करता है, ताकि पत्तियां सूखे ना। पत्तियां नहीं सूखेंगी तभी उनका विकास होगा, तभी, और उसके साथ साथ ये जो उसके फल हैं, फलों के रंग और आकार को भी निर्धारण करता है। पत्तियों का रंग भी अगर सूखी जाएंगे पीली पड़ जाएंगी, उसी प्रकार फलों का भी रंग जो होता है, आकार होता है, उसका निर्धारण भी पोटेशियम उर्वरक करता है।
तो मुख्य रूप से ना पौधों में नाइट्रोजन और हमने पोटेशियम और सल्फेट इन्हीं की कमी होती है। तो इन तीनों को मिलाकर भी एक खाद आती है, जिसे क्या कहते हैं, ज्यादातर हम खेतों में वही डालते हैं और प्रश्न भी बहुत पूछा जाता है। तो इन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं एनपीके उर्वरक, एनपीके फर्टिलाइजर, एन से नाइट्रोजन, पी फास्फोरस और के पोटेशियम। तो तीनों को मिलाकर तीनों का कंपोजिशन की भी खाद आती है। तो एनपीके उर्वरकों में पादपों के समुचित विकास यानी कि पूर्ण रूप से पौधों के विकास के हेतु तीनों सर्वप्रमुख पोषक तत्वों की उचित अनुपात में इनमें मिश्रण होता है। इसलिए इन्हें यौगिक उर्वरक यानी कि कंपाउंड फर्टिलाइजर अथवा कंप्लीट फर्टिलाइजर कहा जाता है, क्योंकि इसमें तीनों का एनपीके, तीनों जो खादें होती हैं, इन्हें उचित अनुपात में इनका मिश्रण किया होता है, जो कि पौधों के विकास के लिए जरूरी होती है। तो इसे कहते हैं एनपीके। इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो एन की फुल फॉर्म क्या है, नाइट्रोजन, पी है फास्फोरस और के क्या है, पोटेशियम। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि सीमेंट का आविष्कार डैश के द्वारा किया गया था और वह डैश से है, यानी कि किसने इसका आविष्कार किया और वो कहाँ से है। तो सीमेंट का आविष्कार किया था जोसेफ एस्पेडन ने और ये यूके से है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि पोर्टलैंड सीमेंट बनाने के लिए जाने वाली 4 सबसे महत्वपूर्ण सामग्रियां क्या है। जो सीमेंट है ना, ये 4 सबसे महत्वपूर्ण सामग्रियां क्या है, चूना, सिलिका, एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड। एकदम यही सही लग रहा है। पहले बी भी देख लेते हैं। सिलिका, चूना, मैग्नीशिया, सोडा कहाँ जरूरत होती है, नहीं गलत है। तीसरा क्या है, चूना, सिलिका, एल्यूमिना और सल्फर। सिलिका, एल्यूमिना, सल्फर कहाँ जरूरत है, ये भी गलत है। उसके बाद सिलिका, चूना, फास्फोरस और सल्फर। फास्फोरस और सल्फर इसमें कहाँ जरूरत पड़ती है। तो सही क्या जवाब होगा इसका, सही जवाब यही है, चूना, सिलिका, एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, सीमेंट में मौजूद सिलिका की अनुमानित मात्रा कितनी होती है। यहाँ पर सिलिका की अनुमानित मात्रा पूछी गई है। इसका सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन सी, हमने 20 से 25% शायद पढ़ा था, तो 17 से 25 उसके लगभग है ना, यही सही होगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बाकी आप देख रहे हैं कितना दूर दूर है, 37 से 45, 47 से 55, ये नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। अगला प्रश्न क्या है, सीमेंट में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या है, कि उसमें जिप्सम क्यों मिलाया जाता है। दहन के लिए, इसके जमने की दर को धीमा करने के लिए, इसके जमने की दर को बढ़ाने के लिए, या इसमें इसे मजबूत। तो जिप्सम क्यों मिलाया जाता है, तो जिप्सम इसके जमने की दर को धीमा करने के लिए मिलाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। इसे अच्छा ये बताइए कि सीमेंट को जो इसकी जमने की दर है उसको बढ़ाने के लिए, ये तो हमने पढ़ा ना कि धीमा करने के लिए क्या मिलाया जाता है। आप कमेंट सेक्शन में सभी बताइए, आपने पढ़ा ना, मैंने आपको इतना पढ़ाया, आप बताइए कि सीमेंट की जो जमने की दर है उसको बढ़ाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है। सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, इसका जवाब दीजिए। पढ़ हमने कि क्या मिलाया जाता है, पर आप बताइए। आगे चलते हैं कि पोर्टलैंड सीमेंट में चूने की मात्रा कितनी होती है। तो चूने की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, कितनी होगी, 17 से 25, 20 से 30, 12 से 20 या 60 से 67%। तो आधे से ज्यादा इसमें चूना होता है। तो ऑप्शन सी 60 से 67% इसमें चूना होता है। अगला प्रश्न है कि सीमेंट में अधिकतम प्रतिशत इस घटक का होता है। तो सबसे ज्यादा सीमेंट में क्या मिला होता है, चूना, आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम या सिलिका। तो सबसे ज्यादा सीमेंट में चूना मिला होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं कि उर्वरकों में उपलब्ध फसल पोषक तत्व कौन से हैं। तो उर्वरक में जो हमने पढ़े कौन से पोषक तत्व हैं, तो वो 3 थे ना एनपीके वाले, वही यहाँ पर पूछा गया है। तो नाइट्रोजन, पोटेशियम, आयरन कहाँ से आ गया, गलत है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ये सही है, तीनों है इसमें। ये क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन गलत है, नाइट्रोजन, सोडियम गलत है, पोटेशियम है। तो सही कौन सा है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, शॉर्ट में हम एनपीके कहते हैं। एन से नाइट्रोजन, पी से फास्फोरस और के से अपना पोटेशियम। अगला प्रश्न है कि नाइट्रोजन उर्वरक की आवश्यकता डैश में होती है। कि नाइट्रोजन उर्वरक की आवश्यकता कब होती है, ये पूछा गया है बेसिकली। तो इसका सही जवाब क्या होगा, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर समझ आएगा। कि विकास के प्रारंभिक चरण के दौरान तने और पत्तियों के विकास को बढ़ावा देने के लिए जो उसका शुरुआती चरण है उसी में जरूरत होगी। या विकास के बाद के चरण में फलों के निर्माण में तो नहीं होती, हमको पता क्या होता है। अत्यधिक पोटाश अनुप्रयोग के प्रभाव को कम करने के लिए। सही जवाब क्या है, ऑप्शन ए, सबसे पहले विकास के प्रारंभिक चरण के दौरान ही तने और पत्तियों के विकास को बढ़ावा देने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था ना, डायग्राम ऐसे बना भी था, एक मिनट पीछे दिखाता हूँ आपको, ये रहा, देखिए एन शुरुआत में ही किसकी जरूरत पड़ रही है। यहाँ आप देख रहे हैं कि अभी ये खिल रहा है, अभी मतलब कि अपना ये इसका विकास हो रहा है, तो नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी क्लीन अप करने के लिए। बाद में उसकी जड़ों के लिए और उसके पत्तों के लिए पोटेशियम की, फास्फोरस की आवश्यकता पड़ेगी। पोटेशियम क्या करेगा, पोटेशियम उसके फलों का जो आकार है और पत्तों में जो पानी की मात्रा है उसके संचित करने के लिए शुरुआत में नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी। हमने यहाँ पर देख लिया। हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरकों के मूल पौधों के पोषक तत्वों में से एक है जो आमतौर पर कृषि में उपयोग किया जाता है। यहाँ पर बेसिकली ये पूछा गया है कि जो हमने 16 पोषक तत्व पढ़े थे उनमें से पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा उर्वरकों के मूल पौधों के पोषक तत्वों में से एक है जो आमतौर पर कृषि में उपयोग किया जाता है, जो कि कृषि में उपयोग किया जाता है। तो देखिए आर्सेनिक, पोटेशियम, पारा और सोडियम। इसमें से बताइए कृषि में कौन सा उपयोग किया जाता है। तो पोटेशियम हमने पढ़ा ही है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि एनपीके क्या है, ये पूछ लिया गया एसएससी में कि एनपीके क्या है बताइए। धूल भरे पत्तों को साफ करने के लिए इस्तेमाल होने वाला सैनिटाइजर है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने वाला उर्वरक है, सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर का एक ब्रांड है, कीटों को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा है। तो क्या है एनपीके, तो आपको पता ही खाद है, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए उर्वरक है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में रासायनिक उर्वरकों की
सर्वाधिक खपत है। तो देखिए ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए नहीं है, लेकिन ये एग्जाम में पूछे गए हैं, तो यहाँ पर इसको अलग से पढ़ाना नहीं, एमसीक्यू से ही हम कवर कर ले रहे हैं। तो देखिए बताइए कि सबसे ज़्यादा कौन सा भारतीय राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो केमिकल फर्टिलाइजर है ना उनकी खपत होती है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब। आपका दिल कह रहा होगा कि उत्तर प्रदेश, लेकिन नहीं, पंजाब। पंजाब में सबसे ज्यादा रासायनिक उर्वरकों की खपत होती है, सर्वाधिक खपत पंजाब में होती है। अगला प्रश्न है कि कृत्रिम उर्वरक पहली बार डैश सदी में के दौरान बनाए गए थे। ये क्वेश्चन भी मैंने पढ़ाया नहीं, लेकिन एमसीक्यू में डाल दिया ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। ये एनटीपी से पूछा गया था, तो मैंने इसको कवर कर दिया। कृत्रिम जो उर्वरक हैं जो हम पढ़ रहे हैं, रासायनिक खाद है, क्योंकि जो जैविक खाद हैं उसका उपयोग तो हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं ना, क्योंकि जैविक खाद जो गोबर वगैरह हो गया, लेकिन जो रासायनिक खाद है सबसे पहली बार कौन सी सदी के दौरान ये बनाए गए थे? कृत्रिम उर्वरक याद रखिएगा 19वीं सदी में सबसे पहली बार बनाए गए थे। तो ऑप्शन ए इसका भी सही। जैसा कि हम मानव निर्मित रासायनिक पदार्थ पढ़ रहे हैं, तो ही 3 टॉपिक बचे हैं जो केमिस्ट्री के 98% केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। जो 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे हैं वही हम पढ़ रहे हैं। तो आज हम कांच के बारे में पढ़ेंगे। इससे बहुत से प्रश्न बनते हैं आजकल परीक्षा में कि कौन सा रासायनिक पदार्थ मिलाने पर कांच का रंग हरा, लाल ये हो जाता है, या जो कांच के अलग अलग प्रकार हैं यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि लेंस में कौन सा कांच उपयोग होता है, खिड़कियों में कौन सा कांच का उपयोग होता है। तो सारे प्रश्न आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो छोटा टॉपिक है पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले हम पूरे टॉपिक को पढ़ेंगे हमेशा की तरह, और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो कांच है ना, जिसे हम ग्लास कहते हैं, तो सर्वप्रथम जो कांच का निर्माण हुआ था ये प्राचीन काल में मिस्र, जिसे हम इजिप्ट कहते हैं, मिस्र यानी इजिप्ट में हुआ था सबसे पहले कांच का निर्माण। याद रखिएगा, एक जीके का प्रश्न है। और इसे अतिशीतिक द्रव यानी कि सुपर कूलेंट लिक्विड कहते हैं। किसे? कांच को। ये लिक्विड से बनता है, मतलब पहले पिघलाकर एकदम उसे कूल किया जाता है। सुपर कूलेंट लिक्विड से, अतिशीतक द्रव से कांच बनाया जाता है। इसका कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है, यानी कि ये अलग अलग पदार्थों का मिश्रण होता है, लेकिन इसका कोई निश्चित बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता कि यहाँ पर ये गल जाएगा। इसका कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है। इसे धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, और कांच को धीरे धीरे ठंडा करने की क्रिया को अविलीकरण कहा जाता है। जो कांच को धीरे धीरे ठंडा करने की क्रिया है, इसीलिए इसे हम अतिशीतिक द्रव कहते हैं, सुपर कूलेंट लिक्विड कहते हैं। इसी प्रक्रिया को अविलीकरण कहा जाता है। और जो कांच होता है ना, जो साधारण कांच होता है, इसमें सिलिका, सोडियम सिलिकेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। सिलिका यानी जो बालू में पाई जाती है, रेत में। तो कांच, साधारण जो कांच है, सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि कांच किसका मिश्रण होता है। तो कांच प्रायः सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। और कांच एक मिश्रण है, जैसे मैंने आपको बताया। इसका जो रासायनिक सूत्र है ये भी कोई निश्चित नहीं है। कांच का दर्पण बनाया जाता है, दर्पण जिसपे हम अपना चेहरा वगैरह देखते हैं ना, दर्पण। वैसे तो कांच है, कांच पे क्या आप चेहरा देख सकते हैं किसी वस्तु का? नहीं। जब वो दर्पण बन जाएगा तभी उस पर प्रतिबिंब बनेगा। कैसे? क्योंकि जो कांच है ना, इसके एक साइड पर क्या कर दिया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ा दी जाती है, लेप कर दिया जाता है, जिससे दूसरी तरफ से हम प्रतिबिंब अपना देख सकते हैं। जैसे कांच है, ये कांच है, इसके पीछे वाली साइड क्या करेंगे, एक लेप चढ़ा दिया जाएगा इसके ऊपर सिल्वर ब्रोमाइड का। उसके बाद आगे की तरफ से हम अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। दर्पण के पीछे सिल्वर ब्रोमाइड का लेप लगा दिया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आगे चलते हैं। कांच का रंग, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही बस 1, 2, 3 और 4, 5, बस ये 5 ही आपको याद रखनी है। ज्यादातर जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ना, यहीं से आएंगे। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि कांच में कौन सा रासायनिक पदार्थ मिलाने पर या कौन सा ऑक्साइड मिलाने से इसका रंग नीला, पीला, हरा या लाल हो जाता है? अलग अलग प्रकार के हैं। तो देखिए, कांच में जब कोबाल्ट ऑक्साइड मिला दिया जाता है उसका रंग नीला हो जाता है। कोबाल्ट मिलाने पर इसका रंग कैसा हो गया? नीला हो गया। कैडमियम सल्फेट मिलाने पर इसका रंग पीला हो जाता है। क्यूप्रिक ऑक्साइड मिलाने पर इसका रंग सियान, जिसे हम पीकॉक ब्लू कहते हैं, जैसे जो मोर वाला रंग होता है ना, ब्लू वाला, पीकॉक ब्लू, इसी को हम सियान कह देते हैं, इस प्रकार हो जाता है। क्रोमियम ऑक्साइड मिलाने पर, ये तो बहुत बार पूछा गया है, क्रोमियम ऑक्साइड मिलाने पर कांच का रंग हरा हो जाता है। क्यूप्रस ऑक्साइड मिलाने पर कांच का रंग लाल हो जाता है। इसमें से देखिए कौन कौन सा बहुत बार रिपीट हुआ है। एक तो कोबाल्ट ऑक्साइड बहुत बार रिपीट हुआ है, वैसे तो सभी रिपीट हुए हैं, लेकिन उसमें से भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कोबाल्ट वाला है कि कांच का रंग नीला हो जाता है, गहरा नीला हो जाता है कोबाल्ट मिलाने पर। और दूसरा, क्रोमियम ऑक्साइड मिलाने पर कांच का रंग हरा हो जाता है। ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है। क्रोमियम ऑक्साइड मिलाने पर कांच का रंग कैसा हो जाता है? तो हरा हो जाता है। एक बार रिपीट कर देते हैं, रिवीजन हो जाएगी आपकी। कि कोबाल्ट ऑक्साइड मिलाने पर कांच का रंग गहरा नीला हो जाता है, कैडमियम मिलाने पर पीला हो जाता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड मिलाने पर सियान या पीकॉक ब्लू हो जाता है, क्रोमियम ऑक्साइड मिलाने पर हरा हो जाता है, और क्यूप्रस ऑक्साइड मिलाने पर लाल हो जाता है। वैसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, जो मोस्ट है, कि कोबाल्ट ऑक्साइड मिलाने पर कैसा हो जाता है? गहरा नीला। और क्रोमियम ऑक्साइड मिलाने पर कैसा हो जाता है? तो हरा रंग हो जाता है। अब आगे हम कांच के जो अलग अलग प्रकार हैं और उनके उपयोग हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले फ्लिंट कांच, जिसे हम फ्लिंट ग्लास कहते हैं। ये पोटाश लेड चूना होता है इस कांच में। इसमें विभिन्न प्रकार के उपकरण बनते हैं। तो आगे एक ही स्लाइड में मैं आपको बता दूंगा कि जो अलग अलग प्रकार के कांच है ना, ये किससे बने हैं और इनका उपयोग क्या है, वो हम एक ही स्लाइड में देख लेंगे। पहले हम जो इंपॉर्टेंट ग्लासेस हैं उनके जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो देख ले रहे हैं। तो जो फ्लिंट कांच होता है ना, ये पोटाश लेड चूना है, जिसे पोटाश लाइम ग्लास भी कहते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के उपकरण बनते हैं फ्लिंट कांच से। कैसे उपकरण बनते हैं? जैसे जो कैमरा होता है, कैमरे का जो लेंस होता है, दूरबीन का जो लेंस होता है, और जो विद्युत बल्ब होता है ना, वो फ्लिंट कांच से ही बनता है। ये फ्लिंट ग्लास है। जो दूरबीन का जो लेंस होगा, कैमरे का जो लेंस होगा, तो जो लेंस होते हैं वो फ्लिंट कांच से बनते हैं, ये आपको याद रखना है। और इस कांच में पोटेशियम मिला होता है। इस कांच में क्या मिला होता है?
पोटेशियम मिला होता है, याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। तो आगे मृदु कांच, जिसे हम सोडा कांच कहते हैं और सोडा लाइम कांच भी कहते हैं। ज़्यादातर इसे सोडा कांच कह दिया जाता है और इंग्लिश में इसे लाइम ग्लास कहते हैं। सोडा कांच या लाइम ग्लास इंग्लिश में कह देते हैं। इसका प्रयोग क्या होता है? तो सबसे ज़्यादा लाइम ग्लास का ही प्रयोग होता है, याद रखिएगा। दैनिक जीवन में भी सबसे ज़्यादा प्रयोग लाइम ग्लास का ही होता है। इसे दैनिक प्रयोग में होने वाले कांच के जो बर्तन होते हैं ना, कटोरियाँ होती हैं, जो कांच के बर्तन होते हैं वो लाइम ग्लास के बने होते हैं, जिसे हम सोडा कांच कहते हैं। इसका जो संघटक होता है, कंपोजिशन होता है, इसमें क्या क्या मिला होता है, तो सोडियम कार्बोनेट या लाइम कार्बोनेट, सिलिका, जिसे हम सिलिकॉन ऑक्साइड कहते हैं, इससे इसका निर्माण होता है। और इसका उपयोग सामान्य बर्तन, दरवाजे एवं खिड़कियों के शीशे, ट्यूबलाइट जो होती है, ट्यूबलाइट के जो ऊपर ये कांच है ना, ये भी सोडा कांच यानी लाइम ग्लास होता है। इसको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? सोडा कांच का। याद रखिएगा, ज्यादातर याद रखिएगा कि दैनिक प्रयोग में सबसे ज्यादा लाइम ग्लास का ही उपयोग होता है। अब इसके बाद है कठोर कांच, जिसे हार्ड ग्लास कहते हैं। कठोर कांच, पोटैश लाइम कांच या पोटैश कांच, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कठोर कांच को ही पोटैश कांच कहा जाता है। इंग्लिश में से पोटैश ग्लास कहा जाता है। पोटैश कांच क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें पोटेशियम की अधिकता होती है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि किस कांच में पोटेशियम की अधिकता होती है। तो वहां पर ऑप्शन में पोटाश कांच तो दिया नहीं होगा, ऑप्शन में दिया होता है कठोर कांच। क्योंकि अगर आपको ऑप्शन में पोटाश कांच दे दिया तो आप वैसे टिक कर देंगे कि हाँ इसी में पोटेशियम की अधिकता होती है। ऑप्शन में दिया होता है कठोर कांच, तो कठोर कांच में पोटेशियम की अधिकता होती है। तो ये अत्यधिक तापमान को सह सकता है, मतलब कि ज्यादा टेम्परेचर को ये कांच सह सकता है। इसका जो कंपोजिशन होता है, इसमें सिलिका, पोटेशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट मिले होते हैं। और प्रयोगशालाओं के जो उपकरण होते हैं ना, जो लेबोरेटरी में जो होता है, जैसे कि बीकर, फ्लास्क, परखनली वगैरह होती है ना, आपने देखा होगा लेबोरेटरी में, लेबोरेटरी के जो ग्लासवेयर होते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। तथा अन्य उच्च तापरोधी उपकरण, क्योंकि ये टेम्परेचर को, काफी ज्यादा टेम्परेचर को सह सकता है, इसीलिए कठोर कांच का उपयोग लेबोरेटरी के जो ग्लासवेयर होते हैं उनके निर्माण में किया जाता है। जैसे बीकर हो गया, परखनली वगैरह जो होती है, जो ग्लास ट्यूब होती है, उसमें हार्ड ग्लास का यानी कि पोटैश ग्लास का उपयोग होता है। आगे चलते हैं। पायरेक्स कांच। तो पायरेक्स कांच क्या होता है? तो इसमें भी सिलिका, आप देख रहे हैं कि सिलिका सब में होती है। सिलिका, बोरोन ट्राइऑक्साइड, सोडियम और एल्यूमिनियम अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और इस प्रकार इसका प्रयोग प्रयोगशाला के उच्च कोटि के उपकरण बनाने के लिए किया जाता है, जो तापमान सह सकते हैं। तो इसमें इसका उपयोग भी जो लेबोरेटरी के जो ग्लासवेयर है उसमें किया जाता है, क्योंकि ये अधिक टेम्परेचर को सह सकते हैं। इसमें सोडियम मिला होता है। और इसके साथ साथ एक कार के जो हेडलैम्प्स होते हैं ना, हेडलाइट के जो आगे शीशा होता है, कार का हेडलैम्प और रासायनिक उपकरण आदि के निर्माण में पायरेक्स कांच का उपयोग होता है। तो कार की जो हेडलाइट होती है ना, हेडलैम्प्स होते हैं, उसका जो ग्लास होता है वो भी पायरेक्स ग्लास होता है। ये भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। आगे देखते हैं क्रूक्स कांच, क्रूक्स ग्लास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रूक्स ग्लास कौन से होते हैं? तो इस कांच में सीरियम ऑक्साइड तथा सिलिका ये मिला होता है, क्योंकि ये पराबैंगनी किरणों के अवशोषण में सक्षम होते हैं, इसीलिए इसका प्रयोग धूप के चश्मों के निर्माण में होता है। आप देखते हैं अभी जैसा कि चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है, जो क्रिकेट होते हैं ना, क्रिकेटर होते हैं, उनका जो चश्मा होता है आप देखते होंगे ना कि इस प्रकार के चश्मे वो पहनते हैं धूप में जब वो खेलते हैं। तो आपने देखा होगा कई बार कि जो क्रिकेटर होते हैं इस प्रकार के चश्मे पहनते हैं ना। क्यों पहनते हैं? क्योंकि ये उन्हें सनलाइट होती है उससे बचाती है। सनलाइट में उन्हें बॉल को देखने में आसानी होती है ये चश्मा पहनने से, और ये पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करने के सक्षम होती है क्रूक्स ग्लास। तो इसमें धूप के जो चश्मों का निर्माण होता है ना, वो क्रूक्स ग्लास होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। धूप के चश्मों के निर्माण में कौन से कांच का प्रयोग होता है? तो क्रूक्स ग्लास का प्रयोग होता है। क्रूक्स कांच का प्रयोग हो जाएगी और आपको थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। इससे पहले मृदु कांच, जिसे हम सोडा कांच या लाइम ग्लास कहते हैं, इसका जो कंपोजिशन है ये सोडियम कार्बोनेट, सोडा कांच है तो सोडियम इसमें होगा, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका इसमें पाई जाती है। सिलिका ज्यादातर हर कांच में होगा, तो इससे ये कांच बनता है। और इसका उपयोग किसमें होता है? तो जो दैनिक जीवन के कांच के बर्तन होते हैं उसमें इसका उपयोग होता है। किसका? सोडा कांच। खिड़कियों के शीशे, अपना दरवाजों जो खिड़कियों के शीशे होते हैं, और ट्यूबलाइट के निर्माण में इसका उपयोग होता है लाइम ग्लास का। अब दूसरा है कठोर कांच, जिसे हार्ड ग्लास कहते हैं, पोटाश कांच कहते हैं। इसमें पोटेशियम कार्बोनेट की अधिकता होती है। तो सिलिका, पोटेशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट के संघटक से कंपोजिशन से बना है। और इसका उपयोग, हार्ड कांच का उपयोग कहाँ होता है? तो जो प्रयोगशालाएं होती हैं, लेबोरेटरी होती है, उनके जो ग्लासवेयर होते हैं, जैसे बीकर, फ्लास्क, परखनली, उनमें इसका उपयोग होता है, क्योंकि अधिक टेम्परेचर सह सकते हैं। तो पायरेक्स कांच। पायरेक्स कांच को ही बोरोसिलिकेट ग्लास कहा जाता है। एक परीक्षा में पूछा गया है कि बोरोसिलिकेट ग्लास किसे कहा जाता है? तो पायरेक्स कांच को कहा जाता है। इसमें भी सिलिका होगी, बोरोन ट्राइऑक्साइड होता है, सोडियम और एल्यूमिनियम होता है। इसका उपयोग कार के हेडलैम्प्स में किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, कार के हेडलैम्प्स में होता है पायरेक्स कांच का उपयोग। उसका होता है फ्लिंट कांच, फ्लिंट ग्लास। इसमें सोडियम, पोटेशियम और लेड सिलिकेट होता है। इसका उपयोग जो दूरबीन होते हैं ना, दूरदर्शी होते हैं, उसके लेंस में, प्रिज्म में, कलात्मक वस्तुओं के निर्माण में होता है। तो ज्यादातर लेंस में आप याद रखिएगा कि लेंस में किसका उपयोग होता है? तो कैमरे के लेंस हो गया, दूरबीन के लेंस हो गया, तो फ्लिंट कांच का उपयोग होता है। देखिए क्राउन कांच। तो क्राउन कांच सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड और सिलिकॉन ऑक्साइड से बना होता है। चश्मों के लेंस प्रकाशीय उपकरणों के निर्माण में इसका उपयोग होता है। आगे चलते हैं। तो आगे क्वार्ट्ज कांच, ये शुद्ध सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बना होता है। इसका उपयोग पराबैंगनी लेंस के बल्ब जो होते हैं, रासायनिक अभिमार्कों में, यानी कि जो केमिकल रिएजेंट्स होते हैं, ये कंटेनर, अन्य प्रयोगशालाओं के उपकरण में इसका उपयोग होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्रूक्स कांच ये इंपॉर्टेंट है। तो क्रूक्स कांच है, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों? मैंने आपको बताया, जो धूप के चश्मे होते हैं ना, इनके निर्माण में इसका उपयोग होता है। तो सीरियम ऑक्साइड, सिलिका, ये पराबैंगनी किरणों के अवशोषण में सक्षम होते हैं। धूप के चश्मों में के निर्माण में इसका उपयोग होता है क्रूक्स कांच। ठीक है। फोटोक्रोमिक कांच,
फोटोक्रोमिक कांच, जो मैंने आपको बताया कि जो धूप के चश्मों का जो कलर होता है वो काला पड़ जाता है जब इसकी उपस्थिति में। सिल्वर क्लोराइड तथा अन्य सिल्वर हैलाइड्स की उपस्थिति के कारण यह कांच धूप में काला पड़ जाता है और सामान्य चश्मों एवं धूप के चश्मों के लेंस के निर्माण में इसका उपयोग होता है। तो जेना कांच। तो जेना कांच क्या है? तो जिंक और बेरियम बोरोसिलिकेट यह कांच का सर्वोत्तम प्रकार का है। प्रयोगशालाओं में जो उच्च अभिक्रियाशील, जो बहुत ही हाईली रिएक्टिव होते रसायन होते हैं ना, उनके रखने हेतु बोतलों के निर्माण में, तो जो केमिकल्स होते हैं जो बहुत ही रिएक्टिव होते हैं ना, उनको रखने के लिए जो बोतलें बनाई जाती हैं, तो जेना कांच का उपयोग उसमें किया जाता है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है कि कांच एक डैश है, अतिशीतित द्रव, डिस्टिलेट ठोस, लिक्विड क्रिस्टल या उपरोक्त में से कोई नहीं। कांच एक अतिशीतित द्रव है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। सामान्य कांच क्या है? सोडियम सिलिकेट, बोरोसिलिकेट, सोडियम और कैल्शियम सिलिकेट या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो सिलिका, सोडियम और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है सामान्य कांच, और ऑप्शन में सोडियम और कैल्शियम सिलिकेट दिया हुआ तो ये वाला सही होगा। इन दोनों का मिश्रण है सामान्य कांच। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के कांच का उपयोग खिड़की के शीशे और पेय या बोतलों को बनाने में किया जाता है? तो खिड़की के शीशों को बनाने के लिए कौन से कांच का उपयोग होता है? तो सोडा यानी कि लाइम ग्लास का उपयोग होता है, सोडा कांच का उपयोग होता है खिड़की के शीशों को बनाने के लिए। अगला प्रश्न है कि चश्मे में किस प्रकार के कांच का उपयोग किया जाता है जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है? पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर रहा है, यानी कि जो धूप के चश्मे होते हैं उसमें कौन सा कांच होता है? उसमें क्रुक्स कांच होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। तो अगला प्रश्न है कि कांच को हरा रंग प्रदान करने के लिए कौन सा पदार्थ जोड़ा जाना चाहिए? तो कांच को कौन सा रंग? हरा रंग प्रदान करना है। तो कांच को हरा रंग प्रदान करने के लिए उसमें क्रोमियम ऑक्साइड जोड़ा जाना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? जो कोबाल्ट ऑक्साइड है ना, कांच को नीला, गहरा नीला, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, गहरा नीला रंग प्रदान करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कांच में मुख्य रूप से पोटेशियम पाया जाता है? तो पोटेशियम होता है कि पोटैश कांच, जिसे हम हार्ड ग्लास कहते हैं। मैंने कहा था ना ऑप्शन में कभी भी पोटैश ग्लास नहीं दिया होगा, पोटाश ग्लास नहीं दिया होगा, नहीं तो आपको पता ही चल जाएगा। तो कठोर कांच, तो इसमें पोटेशियम की अधिकता होती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? तो देखिए बिहार पुलिस में पूछा गया था, तो मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड कर लिया। इसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। मैंने आपको पढ़ाया नहीं, पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन में कवर कर लिया ताकि आपको पता चल जाए। तो कांच पर लिखने के लिए बताइए किसका उपयोग किया जाता है? तो कांच पर लिखने के लिए ना हाइड्रोजन फ्लोराइड, याद रखिएगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग किया जाता है कांच पर लिखने के लिए। नहीं तो कांच पर अगर किसी और चीज से लिखेंगे तो लिखा नहीं जाएगा। तो किसका उपयोग होता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग होता है कांच पर लिखने के लिए। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कांच तेज रोशनी में काला हो जाता है? तो तेज रोशनी में कौन सा कांच काला हो जाता है? तो फोटोक्रोमैटिक कांच, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि लेंस डैश का बना होता है? लेंस होता है साधारण कांच, पायरेक्स कांच, फ्लिंट कांच या कोबाल्ट कांच, किसका बना होता है? तो लेंस फ्लिंट कांच का बना होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। की शुरुआत करते हैं। तुम रेशे यानी कि फाइबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि शुरुआत में जो आदि मानव होते थे ना, वो जो वस्त्र के रूप में यानी कि कपड़ों के रूप में क्या पहनते थे? वो कपड़ों के रूप में पत्ते लपेट लिया करते थे। आपने देखा होगा कई सारी फिल्मों में या वीडियोस में कि जो आदि मानव थे उसमें वस्त्र यानी कि कपड़े नहीं थे, मतलब कि धागे वगैरह नहीं होते थे जिससे कपड़े बनाए जा सके। तो पहले क्या होता था कि जो पेड़ पौधों के पत्ते होते थे ना, उन्हें मनुष्य लपेट लेते थे। उसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि मनुष्यों ने जो जानवर होते थे ना, उनकी जो स्किन होती है, उनके चमड़ों को लपेटना शुरू कर दिया। क्योंकि जो मानव होते थे वो ठंडे इलाकों में भी रहना शुरू कर दिया उन्होंने, ठंडे इलाकों में ठंडी लगती थी, तो जो जो जानवर होते थे उनकी जो खाल होती थी उससे गर्मी मिलती थी। तो इन्होंने जानवरों की खाल को भी वस्त्र के रूप में प्रयोग करना शुरू कर दिया। पहले जो मनुष्य थे पत्ते, फिर जानवरों की खाल को वस्त्र के रूप में प्रयोग करते थे। तो यहाँ से हम कपड़ों की शुरुआत कर रहे हैं। रेशों से ही कपड़े बनते हैं, वस्त्र बनते हैं, इसलिए शुरुआत से हम देख रहे हैं कि पहले जो मानव थे ये पत्तों को कपड़ों के रूप में प्रयोग करते थे। उसके बाद में जानवरों की जो स्किन होती है उसे कपड़ों के रूप में प्रयोग करना शुरू कर दिया। उसके बाद में आगे हम देखते हैं, तो देखिए जो रेशे होते हैं ना, यानी कि हम फाइबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो रेशे होते हैं हम आगे देखेंगे कि रेशे हमें कैसे मिलते हैं। प्राकृतिक भी होते हैं और ये मतलब कि नेचुरल भी होते हैं और सिंथेटिक भी होते हैं, जिसकी टाइप्स हम आगे देखेंगे। पहले हम जैसे नेचुरल देख रहे हैं कि जो कपास होता है पौधों से मिलता है जो कि फाइबर है। तो रेशे से क्या बनता है? यार्न यानी कि धागा बनता है। यार्न से क्या बनता है? फैब्रिक, कपड़ा बनता है। इसी धागे से कपड़ा बनेगा और इस कपड़े को हम फिर पोशाक बनाएंगे, क्लॉथ बनाएंगे। अलग अलग प्रकार के जो हम पोशाक पहनते हैं, वस्त्र पहनते हैं, कपड़ों से बनते हैं। तो रेशे से क्या बनता है? यार्न बनता है, धागा बनता है। कपड़ा मतलब कि पहले सबसे पहले क्या आएगा? रेशा आएगा। रेशे से क्या बनेगा? धागा बनेगा। धागे से फिर फैब्रिक बनेगा। फैब्रिक से क्लॉथ बनेगा। तो रेशे अथवा जिसे तंतु भी कहते हैं, ये लंबी, पतली, लोचशील यानी कि फ्लेक्सिबल एवं धागे नुमा संरचनाएं हैं। और रेशों से कच्चे धागे और इन्हीं धागों से कपड़ों की बुनाई की जाती है। तो हमने समझ लिया ना, पहले रेशों से धागा बनता है, धागों से कपड़ा बनता है, कपड़ों से पोशाक बनती है। तो आगे हम जो फाइबर्स होते हैं ना, इनके प्रकार देख लेते हैं। तो जो रेशे होते हैं, जो फाइबर्स होते हैं, इनके 3 प्रकार हैं। नेचुरल फाइबर यानी कि प्राकृतिक रेशे, सिंथेटिक फाइबर संश्लिष्ट रेशे और सेमी सिंथेटिक फाइबर अर्ध संश्लिष्ट रेशे। तो 3 प्रकार के रेशे होते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक। तो इनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, पर यहीं से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए नेचुरल फाइबर कौन से होते हैं? इसमें नेचुरल है, नेचुरल का मतलब क्या है? जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो रहा है।
जैसे नेचुरल जो फाइबर होता है ना, या तो हमें जंतुओं से प्राप्त होता है या पादपों यानी कि पौधों से प्राप्त होता है। तो जंतुओं से कैसे प्राप्त होता है? जैसे ऊन और रेशम, ये हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। रेशम के कपड़े भी होते हैं, ऊन के कपड़े भी होते हैं। तो ऊन और रेशम जंतुओं से प्राप्त होता है। अब पादपों की बात की जाए, पौधों की बात की जाए, तो जो कपास कपास होता है, कॉटन होता है, जूट होता है और पटसन होता है, ये हमें पौधों से प्राप्त होता है। तो नेचुरल फाइबर जो होते हैं ये हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, नेचर से प्राप्त होते हैं। और इनमें नेचुरल फाइबर कहाँ कहाँ से मिलते हैं? जंतुओं से मिलते हैं या तो पौधों से मिलते हैं। अब देखते हैं संश्लिष्ट फाइबर रेशे यानी कि सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर कौन से होते हैं? तो वैसे फाइबर जो हमें नेचर से प्राप्त नहीं होते, बल्कि जो मानव होते हैं ना, मानवों ने इसे लेबोरेटरी या इंडस्ट्री में कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल रूप से निर्मित किया है। इंडस्ट्री या लेबोरेटरी यानी कि प्रयोगशालाओं में जो ह्यूमन बींग्स हैं, इन्हें जो है ये सिंथेटिक फाइबर है, इन्हें आर्टिफिशियल रूप से निर्मित किया है। ये हमें नेचर से नहीं मिलते। जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर, कार्बन फाइबर और ऑर्लोन, ये सब क्या है? ये कृत्रिम रूप से निर्मित जो है रेशे हैं। अब सेमी सिंथेटिक क्या होता है? तो सेमी का मतलब होता है अर्ध, और सिंथेटिक भी है मतलब सेमी सिंथेटिक है। सेमी सिंथेटिक का मतलब होगा कि प्राकृतिक रेशों में कृत्रिम रूप से कुछ परिवर्तन करके निर्मित करना। जैसे कि जो नेचुरल फाइबर है ना, ये तो हमें नेचर से मिलेंगे, इन्हीं में कुछ परिवर्तन कर देना, तो उसे कहा जाएगा सेमी सिंथेटिक। सिंथेटिक क्या होगा? नेचुरल मतलब नेचुरल में से कुछ परिवर्तन नहीं कर रहा, ये पूरे रूप से ही आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है। लेकिन जो सेमी सिंथेटिक है, ये जो नेचुरल फाइबर्स है ना, इन्हीं में कुछ परिवर्तन करके, इन्हीं में कुछ चेंजेस करके, मॉडिफाई करके सेमी सिंथेटिक फाइबर बनाए जाते हैं। जैसे रेयन, बम्बू फाइबर, डाइस्टेट फाइबर, ट्राइस्टेट फाइबर, मोडोल, योसोल, ये क्या है? ये सेमी सिंथेटिक फाइबर के एग्जांपल्स हैं। अब आगे हम जो इंपॉर्टेंट फाइबर्स हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं वो पढ़ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले नेचुरल फाइबर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्राकृतिक रेशे जो होते हैं ये जंतुओं एवं पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। तो विभिन्न प्रकार की भेड़ों, बकरियों, खरगोश, याक, ऊंट आदि जंतुओं से ऊन तथा जो विशिष्ट कीट होते हैं जैसे मलबरी और बोम्बैक्स मोरी, जिनसे रेशा मिलता है। हमें जानवर और पौधों से पता किया था ना कि जो कीट होते हैं, कीटों से क्या मिलता है? रेशा मिलता है। और जानवरों से ऊन मिलता है, जो हमने देखा कि बकरी हो गई, खरगोश हो गया, ऊंट हो गया, इनसे भेड़ हो गई, इनसे ऊन मिलता है। और ये रेशे प्रोटीन से निर्मित होते हैं। और पादपों से कपास, सन, पटसन, जूट आदि सेल्यूलोज से बने रेशे प्राप्त होते हैं। उदाहरण, जंतुओं से प्राप्त रेशे कौन से हो गए? ऊन और रेशम। और पौधों से प्राप्त रेशे हो गए कपड़े निर्मित होते हैं। और पादपों से कपास, सन, पटसन, जूट आदि सेल्यूलोज से बने रेशे प्राप्त होते हैं। उदाहरण, जंतुओं से प्राप्त रेशे कौन से हो गए? ऊन और रेशम। और पौधों से प्राप्त रेशे हो गए कपास, जूट और पटसन। तो नेचुरल फाइबर आपको समझ आ गया। अब आगे हम देखते हैं सिंथेटिक फाइबर यानी कि संश्लिष्ट फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर कौन से होते हैं? जो ये मनुष्य प्रयोगशालाओं यानी कि लेबोरेटरी या इंडस्ट्री में तैयार करते हैं। ये नेचर से प्राप्त नहीं होते, ये मनुष्यों द्वारा बनाए गए हैं। तो सबसे पहले नायलॉन। तो जो नायलॉन है ना, इसकी खोज 1931 में हुई थी। और जो नायलॉन शब्द है ये कहाँ से आया? तो ये न्यूयॉर्क और लंदन के नामों के अक्षरों के मिलाने से बना है। तो न्यूयॉर्क और लंदन के इसको इनके अक्षरों को मिलाकर नायलॉन बना है। न्यूयॉर्क का ना लिया गया है और लंदन का लोन लिया गया है, नायलॉन। और इन्हीं का क्यों लिया गया है? क्योंकि इन दो शहरों के वैज्ञानिकों ने इस काम में योगदान दिया था, नायलॉन के खोज में, इसलिए इसका नाम इन शहरों से लिया गया है। और यह पॉलीएमाइड नामक रसायनों से निर्मित होता है। क्योंकि जो संश्लिष्ट रेशे होते हैं, सिंथेटिक फाइबर होते हैं, ये मनुष्यों द्वारा निर्मित है, तो किसी न किसी केमिकल के द्वारा ही बनाए गए हैं, किसी न किसी चीज के द्वारा बने होंगे ना। ये पॉलीएमाइड नामक रसायन से निर्मित होता है। कौन सा? नायलॉन। और इसीलिए इसे पूरी तरह से कृत्रिम रेशा कहा जाता है। और एक बात याद रखिएगा कि मानव द्वारा विकसित ये पहला पूर्ण कृत्रिम फाइबर है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि मानव द्वारा विकसित पहला पूर्ण कृत्रिम फाइबर कौन सा है, रेशा कौन सा है? वो है नायलॉन। और नायलॉन मजबूत, हल्का और लचीला होता है। और यह चमकदार और धोने में आसान होता है। और जो नायलॉन का इस्तेमाल है ना, ये कई चीजों को बनाने में होता है, जैसे मोजे, बैग, टूथब्रश, रस्सी, जूते, पैराशूट। जो आप टूथब्रश करते हैं ना, उसके जो ये ब्रशेस होते हैं, ये सब नायलॉन के बने होते हैं। नायलॉन की रस्सियां होती हैं, पैराशूट बने होते हैं। तो नायलॉन क्या है? नायलॉन एक सिंथेटिक फाइबर है और ये मानव द्वारा विकसित पहला पूर्ण कृत्रिम फाइबर है। इतना कुछ आपको नायलॉन से पता होना चाहिए। और नायलॉन पॉलीएमाइड नामक रसायनों से निर्मित होता है, ये भी पूछा गया है। तो आगे देखते हैं पॉलिस्टर। पॉलिस्टर के बारे में पढ़ते हैं। तो इस रेशे को, ये भी सिंथेटिक फाइबर है, तो इस रेशे को एस्टर नामक मोनोमर से बनाया जाता है। मैंने आपको बहुलक पढ़ाया हुआ है ना, केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाएंगे ना, तो केमिस्ट्री की सारी वीडियोस क्रम से आपको मिल जाएंगी सीरीज वाइज। उसमें मैंने आपको बहुलक के बारे में पढ़ाया था। तो बहुलक जो होता है, पॉलीमर होता है, पॉलीमर मोनोमर से बना होता है। तो जैसे पॉलिस्टर है, इसमें पॉली लगा है, पॉली मतलब बहुत ज्यादा, मतलब किसी जैसे एक चीज है, ये एकलक है, इसी को मोनोमर कहा जाएगा। अब इसी में ये एकलक जोड़ कर क्या बन जाएंगे? बहुलक बन जाएंगे, इसको पॉलीमर कहा जाएगा। तो पॉली लगा हुआ है इसके आगे, ये किसके पॉली है? इसका बहुलक है, ये एस्टर। एस्टर के आगे पॉली लग गया तो पॉलिस्टर बन गया। ये पॉलिस्टर जो है, इसका मोनोमर कौन सा है? एस्टर है। एस्टर एक रसायन है जिसकी वजह से फलों में खुशबू होती है। और टेरिलीन एक पॉलिस्टर है जिससे कपड़े बनते हैं। तो जो टेरिलीन है, याद रखिएगा, टेरिलीन एक पॉलिस्टर है जिससे कपड़े बनते हैं। और पेट पॉलीएथिलीन टेरेथलेट, ये भी एक पॉलिस्टर है जिसका इस्तेमाल बोतल, बर्तन, फिल्म, तार आदि बनाने में होता है। तो देखिए, हम पॉलिस्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो टेरिलीन पॉलिस्टर है ना, इससे कपड़े बनते हैं, ठीक है, जो हम पहनते हैं। और जो पेट यानी कि पॉलीएथिलीन टेरेथलेट है, ये पॉलिस्टर, इसका इस्तेमाल बोतल, बर्तन आदि बनाने में होता है। और एक जो एस्टर रसायन है, ये फलों की खुशबू में इसका उपयोग, जो फलों की खुशबू होती है, इसी रसायन से होती है। ये जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, इसलिए मैंने इन्हें इंक्लूड कर दिया है। तो
पॉलिस्टर से बने कपड़े आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती, यानी जो पॉलिस्टर कपड़ा होता है ना उसमें जो सिलवट नहीं पड़ती और इसे धोना आसान होता है, याद रखिएगा। पॉलिस्टर के बाद हम आगे चलते हैं, कवर किया है। तो एक्रिलिक क्या है तो देखिए, एक्रिलिक के जो, इसीलिए मैंने कवर किया है। तो एक्रिलिक क्या है तो देखिए, एक्रिलिक के जो गुण होते हैं ना ये ऊन से मिलते जुलते हैं। ऊन जो है ये नेचुरल फाइबर है जो कि हमें मिलती किससे है, ये हमें वो मतलब कि ऊंट हो गया, बकरी हो गई, भेड़ हो गई, इनसे मिलती है। लेकिन जो एक्रिलिक है ना ये संश्लेषित ऊन है, यानी कि सिंथेटिक फाइबर है, सिंथेटिक ऊन है जो कि हमने बनाई है। ये जानवरों से प्राप्त नहीं होती, ये हमने खुद बनाई है। यह ऊन से सस्ता और टिकाऊ होता है क्योंकि ये जानवरों से प्राप्त नहीं हो रहा, ये हमने बनाया है। इसे धोना और इसका रख रखाव अधिक आसान होता है। आजकल मार्केट में आप देखते हैं ना जो कपड़े आते हैं, कटर वगैरह आते हैं, गर्म कपड़े आते हैं, वो एक्रिलिक के होते हैं, यानी कि सिंथेटिक ऊन होता है, नेचुरल वाला नहीं होता। नेचुरल तो पहले हमारी मम्मियां बनाती थी, हमारी दादियां बनाती थी, कटर वगैरह बुनती थी ना, वो ऊन होता था, मोटा होता था। लेकिन आजकल आप देखते हैं ना पतले धागे की ऊन आती है, हम कहते तो ऊन है पतले धागे वाली, ये एक्रिलिक होता है जो कि सिंथेटिक ऊन होता है। याद रखिएगा, ये पूछा गया है कि संश्लेषित ऊन किसे कहा जाता है, तो एक्रिलिक फाइबर जो होता है इसी को संश्लेषित ऊन कहा जाता है, सिंथेटिक वूल कहा जाता है। तो आगे चलते हैं। संश्लेषित रेशों के बाद एक और टाइप्स है, मतलब एक और है रेयॉन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये अर्ध संश्लेषित रेशा है। जो सिंथेटिक फाइबर थे उसके जो भी एग्जांपल्स थी, जो भी एग्जाम में पूछी जाती थी, वो हमने देख ली। आगे हम देख रहे हैं सेमी सिंथेटिक फाइबर। सेमी सिंथेटिक फाइबर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो नेचुरल फाइबर होता है ना उसी को मॉडिफाई करके, उसी में कुछ चेंजेस करके उसे सेमी सिंथेटिक फाइबर बनाया जाता है। तो सबसे पहले रेयॉन, यही इंपॉर्टेंट है और यही एग्जाम में पूछा भी जाएगा अगर सेमी सिंथेटिक फाइबर से प्रश्न आएगा तो। रेयॉन एक निर्मित फाइबर है जो कि सेलुलोज से बनाया जाता है। सेलुलोज पौधों से प्राप्त होता है, तो ये नेचुरल हो गया। अब इसी नेचुरल को हमने मॉडिफाई करके रेयॉन बना दिया, तो ये सेमी सिंथेटिक फाइबर है। तो जो सेलुलोज होता है ना ये लकड़ी के गूदे से प्राप्त होता है, और जब सेलुलोज और कप्रोमोनियम हाइड्रोक्साइड के घोल में सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया जाता है तो रेयॉन के नीले रेशे प्राप्त होते हैं। मैंने आपको बताया कि जो नेचुरल फाइबर होता है उसमें कुछ मॉडिफाई किया जाता है। तो सेलुलोज क्या है, नेचुरल है। अब इसी में हम कप्रोमोनियम हाइड्रोक्साइड के घोल और सल्फ्यूरिक एसिड मिला देंगे, यानी कि हमने इसे कुछ मॉडिफाई कर दिया, तो ये क्या बन गया, रेयॉन बन गया, जो कि नीले रेशा प्राप्त होता है। इसको बाद में कलर कर देते हैं तो अलग अलग प्रकार के धागे बन जाते हैं। तो रेयॉन का उपयोग मुख्य रूप से कपड़ा उद्योग में किया जाता है, और रेयॉन का गुण रेशम की तरह होता है, लेकिन यह रेशम से सस्ता होता है, इसलिए रेयॉन गरीब लोगों का रेशम कहा जाता है। तो रेयॉन को गरीब लोगों का रेशम कहा जाता है, ये भी पूछा गया है, क्योंकि ये रेशम की तरह होता है। आपको पता है रेशम तो कीड़ों से मिलता है और वो काफी महंगा होता है, लेकिन रेयॉन काफी सस्ता होता है क्योंकि इसे सिंथेटिक रूप से बनाया गया है, सेमी सिंथेटिक फाइबर है। तो इसका कपड़ा भी रेशम की तरह लगता है, इसे गरीब लोगों का रेशम कहा जाता है क्योंकि ये सस्ता होता है। और रेयॉन में कई रंगों से इसे रंगा जा सकता है। पहले फाइबर मिल गया, उसको फिर जो भी कलर करके हमने अलग अलग प्रकार के धागे बना लिए, उससे अलग अलग प्रकार के कपड़े बन गए। तो आगे हम पूरा टेबल देख लेते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। जैसे इसमें हमने सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक दोनों कवर कर दिए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे नायलॉन है ना, नायलॉन का एकलक क्या है, क्योंकि ये सब बहुलक है, पॉलीमर है, ये किसी न किसी एकलक से बने होते हैं। इसका संघटक कंपाउंड क्या है, तो जो नायलॉन है ये हेक्सामिथिलीन डायमीन और एडपिक अम्ल से बना है। क्योंकि सिंथेटिक है ना तो हमने कुछ अम्ल इसमें कुछ मिलाया होगा, और इसका उपयोग किसमें होता है, तो टूथब्रश के जो रेशे होते हैं, नायलॉन हमने पढ़ा, मछली पकड़ने वाला जो जाल होता है, पैराशूट होता है, और रस्सियों के निर्माण में नायलॉन का उपयोग होता है। अब पॉलिस्टर अथवा टेरिलिन, क्योंकि टेरिलिन वाला ही पॉलिस्टर कपड़ा बनता है, तो इसका एकलक क्या है, तो एथिलीन ग्लाइकोल और टेरफेथिलिक अम्ल, इसका जो है अपना एकलक है, और इसका उपयोग वस्त्रों और गद्दों और सोफा निर्माण में होता है पॉलिस्टर का। कार्बन रेशे, तो कार्बन परमाणु से निर्मित होता है, और वायुयान के जो हवाई जहाज होते हैं उसके उपकरण बनाने में, कार, स्पोर्ट्स साइकिल एवं अन्य हल्के उपकरणों के निर्माण में कार्बन रेशों का उपयोग होता है। और रेयॉन होता है, मैंने आपको बता दिया कि सेलुलोज फाइबर को पुनर्निर्मित करके ये बनाया जाता है, और गर्मी में पहनने वाले कपड़ों के निर्माण में इसे कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है, क्योंकि कपड़ों के निर्माण में से उपयोग होता है और इसे कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक प्राकृतिक रेशा है, तो नेचुरल फाइबर कौन सा है, ये आपको बताना है। तो रेयॉन और जूट, रेयॉन और पॉलिस्टर, जूट और रेशम, रेशम और पॉलिस्टर, तो इसमें नेचुरल फाइबर कौन सा है, तो आप देखेंगे जो रेयॉन है ये तो सिंथेटिक हो गया, तो नेचुरल तो नहीं है। पॉलिस्टर भी सिंथेटिक है, रेयॉन भी सिंथेटिक है। जूट और रेशम, हाँ ये दोनों नेचुरल है, जूट भी नेचुरल है और रेशम भी नेचुरल है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संश्लेषित रेशा कौन सा है, सिंथेटिक फाइबर कौन सा है, ये आपको बताना है। नायलॉन, हाँ नायलॉन तो सिंथेटिक फाइबर है। कपास, ऊन और रेशम ये नेचुरल फाइबर है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित को मिलाएं। तो यहाँ पर दिया हुआ कृत्रिम रेशम, सबसे पहले पूरी तरह से सिंथेटिक फाइबर, एक्रिलिक और पॉलिस्टर, और इसके सामने आपको मिलान करना है कि इसका सही जवाब क्या है। तो नायलॉन, ऊन का विकल्प, रेयॉन और मोनोमर एस्टर द्वारा निर्मित यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप देखेंगे कि पहले कृत्रिम रेशम, ये कृत्रिम रेशम किसे कहा जाता है, तो जो कृत्रिम रेशम है ना ये किसे कहा जाता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा कि रेयॉन, रेयॉन जो है ना इसे कृत्रिम रेशम कहा जाता है। तो इसका ए का क्या होगा, ए का हो गया 3, ए का हो गया 3। उसके बाद देखिए कि सबसे पहले पूरी तरह से सिंथेटिक फाइबर कौन सा है, तो जो नायलॉन है ना, नायलॉन को ये सबसे पहला पूरी तरह से सिंथेटिक फाइबर है नायलॉन। बात है एक्रिलिक, तो एक्रिलिक जो है ना हमने पढ़ा था कि जो ऊन है, ऊन का विकल्प है, क्योंकि जो ऊन है महंगी होती है, तो जो ये एक्रिलिक है सस्ती होती है। ऊन का विकल्प कौन सा है, सी का 2।
बचा पोलिस्टर। पोलिस्टर जो है एस्टर लिखा ही हुआ है, एस्टर का मोनोमर, मोनोमर एस्टर द्वारा निर्मित है, तो डी का हो गया 4। तो ए का 3, बी का 1, डी का 2 और डी का 4। इसका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। समझ गए? कृत्रिम रेशम कौन सा है? रेयन को कृत्रिम रेशम कहा जाता है। और सबसे पहला पूरी तरह से सिंथेटिक फाइबर कौन सा है? तो नायलॉन है। एक्रिलिक क्या है? ऊन का विकल्प है, ऑप्शन है। और पॉलिस्टर क्या है? मोनोमर एस्टर द्वारा निर्मित है। तो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मानव निर्मित रेशे को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है? तो कृत्रिम रेशम किसे कहा जाता है? तो रेयन को ही कृत्रिम रेशम कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि जंतु से प्राप्त रेशे का उदाहरण है। तो जंतु से क्या प्राप्त होता है? कपास, रेशम, नायलॉन या पॉलिस्टर? ये आपको बताना है। तो कपास तो पौधों से प्राप्त होता है, रेशम जंतु से प्राप्त होता है, रेशम के कीड़े होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि पहला पूरी तरह से संश्लेषित रेशा कौन सा है? यानी कि पहला पूरी तरह से सिंथेटिक फाइबर कौन सा है? जो नायलॉन है ना, ये पूरी तरह से सिंथेटिक फाइबर है, पहला वाला नायलॉन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह कृत्रिम रेशे का है? आर्टिफिशियल फाइबर कृत्रिम रेशा कौन सा है? सिंथेटिक फाइबर मतलब कि तो नायलॉन, टेरिलिन और रेयन, इसका सही जवाब होगा। या एक्रिलिक, रेशम और ऊन, तो रेशम ऊन जो है ना, आप देखने के तो नेचुरल हो गया, कपास ये नेचुरल हो गया, कोई नहीं। ऑप्शन ए नायलॉन, टेरिलिन और रेयन ये सब सिंथेटिक फाइबर है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि एक्स कोई संश्लेषित रेशा है जो ऊन से मिलता जुलता है और इसका उपयोग शॉल, स्वेटर और कंबल बनाने में किया जाता है। तो एक्स क्या हो सकता है? यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मान लीजिए एक्स है, वो एक सिंथेटिक फाइबर है जो कि ऊन से मिलता जुलता है, और इसका उपयोग शॉल, स्वेटर और कंबल बनाने में किया जाता है। तो एक्स कौन सा फाइबर होगा? तो आपको पता है ना, ऊन का विकल्प क्या है? सस्ता वाला ऊन कौन सा है? तो एक्रिलिक। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम रेशा नहीं है, सिंथेटिक फाइबर नहीं है? नायलॉन सिंथेटिक फाइबर है, रेयन सिंथेटिक फाइबर है, पॉलिस्टर सिंथेटिक फाइबर है, लेकिन जूट सिंथेटिक फाइबर नहीं है, ये नेचुरल फाइबर है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक्रिलिक को कृत्रिम ऊन या डैश के रूप में जाना जाता है। तो एक्रिलिक को कृत्रिम ऊन या संश्लेषित ऊन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि नायलॉन रासायनिक रूप से डैश है। तो नायलॉन क्या है? पॉलिस्टर है, पॉलीएमाइड है, पॉलीएक्रोनिल नाइट्राइल है, या इनमें से कोई नहीं है? तो जो नायलॉन है ये किसका रासायनिक रूप है? तो ये पॉलीएमाइड